आप सबको नमस्ते। मुक्तिपथ फेसबुक पेज की तरफ से आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मुक्तिपथ फेसबुक पेज ने अपने हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, संगठक, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक श्री अशोक वाजपेयी के 80 साल जीवन के 80 साल पूरा होने पर साल भर तक चलने वाली एक श्रृंखला उपस्थिति अशोक वाजपेयी शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कल से यानी 23 सितंबर से अशोक जी के वक्तव्य और कविता पाठ से शुरू हो चुकी है। उस श्रृंखला में आज दूसरा दिन है और पहला वक्तव्य है। आज का वक्तव्य हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण, तो बहुत ही जरूरी आलोचक इसमें वक्तव्य देंगे। पहला वक्तव्य प्रोफेसर शमीम हनफी जी देंगे और दूसरा वक्तव्य श्री विजय कुमार जी देंगे। आप दोस्तों को ये मालूम है, ये जानते हैं, पिछले दिनों में फेसबुक पेज मुक्तिपथ ने एक मुहिम शुरू की है, एक अपनी परियोजनाएं शुरू की है 2-2.5 महीने से। और उसमें शुरुआती दौर में अपने समय के युवा कवियों से बातचीत करने और उनका कविता पाठ करने की अनेक श्रृंखला हमारा समय और हमारी कविता शुरू की। उसमें बीच बीच में अपने समय के महत्वपूर्ण रचनाकारों के जरूरी पड़ावों के बहाने अपने समय की कविता पर, अपने समय की राजनीति पर, अपने समय के जरूरी मसलों पर बातचीत करने के लिए 2 श्रृंखलाएं शुरू की हैं। एक श्रृंखला इसलिए राजेश नाम से शुरू है, जिसमें पिछले महीने 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। एक दूसरा, उस कड़ी में दूसरा कार्यक्रम है उपस्थिति अशोक वाजपेयी। हम सब जानते हैं कि अशोक वाजपेयी हमारे समय के, हमारी भाषा के शीर्ष स्थानीय कवि, आलोचक और विचारक हैं और वो लगभग एक संस्था की तरह काम करते हैं। हिंदी के लोकवृत्त में उन्होंने जनतांत्रिक चेतना के विकास में और पिछले 2-3 दशकों में हिंदी क्षेत्र में बढ़ी हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक कारगर हस्तक्षेप करने का एक महत्वपूर्ण काम अशोक वाजपेयी हमारे समय में कर रहे हैं। वे हिंदी की एक विशाल प्रतिरोधी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जिस जमीन पर अशोक जी खड़े होकर अपनी बात कहते हैं और अपना सारा संगठन संगठित करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जमीन है, जिसके मूल्यों के लिए अशोक जी संघर्ष करते हैं और सभी संभव कला में, साहित्य में, संस्कृति में और राजनीतिक परिक्षेत्र में भी वो संभव हस्तक्षेप करते हैं। अपने आसपास के संगठनों को देखते हुए पिछले दिनों अनेक विचार के, जनतांत्रिक विचार के, उदार विचार के, लोकतांत्रिक विचार के, प्रगतिशील विचार के, आधुनिकतावादी विचार के लोगों ने जो पिछले दिनों एक जरूरत महसूस की कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित मोर्चा बने, तो इस मोर्चे के अशोक जी एक स्वाभाविक और प्रमुख नेता है। इसलिए मुक्तिपथ ने यह तय किया कि उनके कवि व्यक्तित्व पर बातचीत करने के लिए, उनके कवि व्यक्तित्व के बहाने कविता पर बातचीत करने के लिए, उनके आलोचक के बहाने अपने समय की आलोचना और अपने समय की राजनीति, अपने समय के आसन्न संकटों, अपने समय के बहसों और अपने समय की जरूरतों पर बातचीत करने के लिए, के बहाने बातचीत करने के लिए एक साल भर चलने वाला कार्यक्रम उपस्थित अशोक वाजपेयी इस श्रृंखला से मुक्तिपथ ने चलाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे समय में मौजूद 2 बहुत ही विशिष्ट आलोचक, जिनका होना हमारे समय की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो इस मौके पर व्याख्यान देंगे। पहला व्याख्यान, इस आज के कार्यक्रम का पहला व्याख्यान प्रोफेसर शमीम हनफी देंगे,
और वो अशोक वाजपेयी शख्सियत और कारनामे शीर्षक से हमने इस व्याख्यान को ड्राफ्ट किया है, वो देंगे। आप सब प्रोफेसर शमीम हनफी के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान की साहित्यिक परंपरा में, हिंदुस्तान की आलोचना परंपरा में, और वह हिंदुस्तान की परंपरा जो आधुनिकता की प्रबल पक्षधर है और समर्थक है, उसमें प्रोफेसर शमीम हनफी बहुत ही आदरणीय नाम है। उन्होंने आधुनिकता के लिए बहुत संघर्ष किया है और 2 किताबें उन्होंने आधुनिकता पर लिखी हैं। एक जदीदियत का फलसफियाना असास और एक नई शेरी रवायतें, 2 किताबें उन्होंने आधुनिकता पर लिखी हैं, और ये दोनों किताबें एक साथ एक जिल्द में जदीदियत और नई शेरी शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो हिंदुस्तान में आधुनिकता के संदर्भों को समझने के लिए, आधुनिकता के प्रोजेक्ट को ठीक उसकी समझ विकसित करने के लिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जो प्रोफेसर शमीम हनफी ने लिखी है। इसके अलावा प्रोफेसर शमीम हनफी गजल का नया मंजरनामा और इनफरादी शऊर और जिंदगी किताबें उनकी उर्दू आलोचना में, न केवल उर्दू आलोचना में बल्कि भारतीय आलोचना में एक जरूरी हस्तक्षेप करती है। और हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की साहित्यिक परंपरा में मंटो एक किंवदंती बन चुके हैं, और मंटो की अनेक व्याख्याएं हैं, और मंटो को अनेक तरीकों से देखा जाता है। तो इस मसले पर भी प्रोफेसर हनफी ने मंटो हकीकत से अफसाना तक शीर्षक आलोचना किताब लिखी है, जो मंटो के बारे में बहुत सारे गुमनाम को साफ करती है। इसके अलावा फैज अहमद फैज के समकालीन रहे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि मीरा पर भी प्रोफेसर हनफी की किताब मीरा जी और उनका निगार खाना लिखी हुई है, और उन्होंने उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की। प्रोफेसर शमीम हनफी हिंदुस्तान की अकादमिक दुनिया में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में उन्होंने बतौर प्रोफेसर सेवाएं दी हैं। डीन मानविकी संकाय के पर, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हमारे साहित्यिक परंपरा में फिरार गोरखपुरी, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन जैसे बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ प्रोफेसर शमीम हनफी ने उनके साथ समय बिताया, उनसे संवाद किया है। तो इस अर्थों में प्रोफेसर हनफी हमारे समय में उन सब लोगों को मूर्त करने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हम इस मौके पर प्रोफेसर हनफी से अशोक वाजपेयी के शख्सियत और कारनामे पर उनका व्याख्यान सुनेंगे। हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं मुक्तिपथ की तरफ से, और उनकी आलोचना के प्रति बहुत ही विनम्र भाव रखते हुए उन्हें आदर और सम्मान के साथ उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर हनफी अपना व्याख्यान जो कि आज अशोक वाजपेयी के शख्सियत और कारनामे पर होगा, उसे कृपया दें। विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब लोगों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ जो वक्त बचाकर अपनी मसरूफ जिंदगी से यहाँ आ गए हैं और हमारी कुछ बातें सुनेंगे। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने आधी सदी से ज्यादा का समय साहित्य के साथ, कविता के साथ, लोक कलाओं के साथ हिंदुस्तान की जो कहना चाहिए कि एक विचारों की दुनिया रही है, उसमें बहुत सक्रिय रूप से जिसने वक्त अपना गुजारा है, उसके बारे में मैं रवारवी में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कह भी नहीं सकता, इसलिए कि मैं जितना कुछ अशोक वाजपेयी को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि उसका तकाजा ये है कि मैं उसके हर पहलू का कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जायजा लूं।
बहरहाल मैं इस वक्त अपनी बातें बहुत संक्षेप के साथ आपके सामने रखूंगा। एक शेर है फिराक साहब का, तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। तो यहाँ जिस चिराग की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो चिराग है कविता का चिराग, जिसको एक तरीके से केंद्रीय हैसियत हासिल है अशोक वाजपेयी की जिंदगी में। लेकिन उन्होंने एक विचारक के तौर पर, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर, ललित कलाओं के एक कहना चाहिए कि उनको प्रमोट करने वाले एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति के तौर पर, इसी के साथ साथ हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि सिर्फ उन्होंने बातें नहीं की, उन्होंने इदारे कायम किए, संस्थाएं स्थापित की उन्होंने। भारत भवन भोपाल का, इसके अलावा यहाँ की पूरी कहना चाहिए सांस्कृतिक जिंदगी में जो उनका रोल रहा है और उसको जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है। उन किताबें भी लिखी उन्होंने, 3-4 किताबें अंग्रेजी में उन्होंने लिखी, कविता के उनके इतने संकलन हैं, प्रोज में इतनी किताबें हैं उनकी। फिर उनका मिलना जुलना, आना जाना पूरी दुनिया में, एक तरीके से मैं कभी कभी कहता हूं कि इस वक्त वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। और अशोक वाजपेयी ने जितनी मसरूफियतों के साथ अपने वक्त का हिसाब रखा है, कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि एक व्यक्ति इतने काम कैसे कर सकता है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने न सिर्फ ये सारे काम किए हैं, बल्कि इस तरीके से किए हैं जो कहना चाहिए कि एक हमारे लिए, बहुतों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। मैंने उनके बारे में एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उदयन भी थे उस डॉक्यूमेंट्री में, यहाँ IIC में। एक उनके साथ सफर किया लाहौर का, साथ हमने कुछ दिन या कुछ वक्त रामनगर में, जब वो हिंदी यूनिवर्सिटी के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उस जमाने में मैं गया था यहाँ से अपूर्वानंद के साथ और कुछ दिन वहां ठहरा था। महादेवी जी का बनाया हुआ जो कहना चाहिए कि एक वो है पुस्तकालय है, उनका घर है, वो मेरे लिए खुद एक बहुत हैरानी की बात थी, इसलिए कि मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में इलाहाबाद का मैं छात्र था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, और जिस सड़क पर जिससे मैं रोज गुजरता था उससे 2 घर मुझे बराबर दिखाई देते, महादेवी जी का घर, उनके बगल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इसी के साथ साथ आनंद भवन। मैं संगम की तरफ टहलने के लिए जाता था अपने हॉस्टल से, बैंक रोड से अक्सर गुजरना मेरा होता था। तो ये वहां मैं हैरान हुआ वहां पहुंच करके उस यूनिवर्सिटी में, वहां अपूर्वानंद जी के साथ जब जाना पड़ा मुझे और हिंदी के प्राध्यापकों से बात करने का एक मौका मिला, तो उस वक्त मुझे हैरत ये हुई कि हाँ देखिए महादेवी जी ने किस तरह की अपनी यादगार कायम की है कि उनके जाने के बाद उनके घर में एक स्कूल खुल गया है। और ये सब अशोक जी का मामला ये है कि अशोक जी को मेरा ख्याल ये है कि मैं मुख्तलिफ हैसियतों से पिछले कोई 50 साल हो रहे हैं, इससे ज़्यादा का वक्त हो गया जब से जानता हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ वक्त गुजरा मध्य प्रदेश में, इंदौर में। अच्छा, इंदौर पहुंचने के बाद वो मेरी एक तरीके से तरबियत भी हुई वहाँ, और मैं ये सोचता था कि भाई ये वो शहर है जिससे आमिर खां की यादें वाबस्ता हैं, जिसके करीब ही देवास है, और वहाँ कुमार जी, रजब अली खां, कैसे कैसे लोग, E.M. फॉर्स्टर जिन्होंने 2 किताबें उनकी बहुत मशहूर हुई, इसी वहीं के कहना चाहिए कि उनके जो स्टे था वहाँ उनका क़याम था, उसकी यादगार है, द हिल ऑफ देवी और द पैसेज टू इंडिया। तो मैं, और वहां पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखाई दी वो ये थी कि वहां हिंदी और उर्दू वालों में कोई दूरी नहीं थी। मेरी दोस्ती भी, मैंने पहले लिखना भी हिंदी में शुरू किया, और वहां
नई दुनिया में उसके एडिटर उस वक्त राहुल बारपुते थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आबा शजलानी जी ने, और उन्होंने कि मैं उसके लिए कुछ लिखूं। मैंने कुछ लिखना शुरू किया। राजेंद्र माथुर उस जमाने में गुजराती कॉलेज में वहां अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो हिंदी और उर्दू का मामला ये रहा है कि एक अजीब व गरीब रिश्ता, मैं जो इलाहाबाद में जो अपनी एक यादगार के तौर पर मेरी जिंदगी में जिस रिश्ते की हैसियत रही है, वहां जब मैं इलाहाबाद में था, वो जमाना जाहिर है कि इलाहाबाद का सुनहरा जमाना था, कह लीजिए कि उस वक्त वहां पर पंत थे, निराला थे, महादेवी जी थी, ईराचंद जोशी थे, मैं खुद, मेरी पहली किताब मित्र प्रकाशन से छपी थी, और वो जाहिर है कि वहाँ उस जमाने में कुछ अनुवाद का सिलसिला शुरू हुआ था किताबों का। तो मेरी पहली किताब एक अनुवाद था उर्दू से हिंदी में एक नॉवेल का, जो वहां से शाया हुआ था। इस तरह वो रिश्ता जो मेरा रहा उर्दू और हिंदी का, मैं जिक्र उसका इसलिए कर रहा हूं आपसे कि मैं अब भी ये समझता हूं कि जिस तरह उर्दू के बगैर मैं हिंदी के बारे में नहीं सोच सकता, उसी तरीके से मैं उर्दू की दुनिया या पूरी जो है कहना चाहिए हमारे सामने, उसको मैं हिंदी से अलग करके कभी नहीं सोचता। हमारा विभाग भी इत्तेफाक से उर्दू और हिंदी का एक ही बिल्डिंग में था, इमारत में था। डॉक्टर अंबर थे वहां उस जमाने में, हेड थे हिंदी के, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संस्कृत के थे, और वो तो ये पूरा शमशेर वहां थे, इलाहाबाद में एक जमाने में रहे वो। और इसके अलावा ये समझिए कि नए लिखने वालों की तो एक पूरी मंडली, जो हमारे कॉन्टेम्परेरीज कहे जा सकते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी से निकले थे। और वहां मैं देखता था, लोहिया जी आते थे, सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर नेहरू जी को, इसके अलावा ये कहना चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन को। कौन सा ऐसा उस जमाने का मशहूर भारतीय कह लीजिए, जो हमारी जिंदगी को एक तरीके से रास्ता दिखाने वाले लोग, उनका इलाहाबाद आना जाना बराबर होता रहता था, और उनसे तो इस तरह एक अजीब व गरीब वहां सिलसिला रहा। यहाँ इस जमीन में यानी इंदौर में, मुझे जिस जमाने में रह रहा था, मेरे एक दोस्त थे महेंद्र जोशी, राजेश जोशी के ताऊ के बेटे, और हम सब ने मिलकर, यानी हम सब इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें माधव गणेश परांजपे जो बाद में डेयरी कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, राजेंद्र माथुर, और ये महेंद्र जोशी तो खैर एक तरीके से हमारे साथ थे। उनकी बाद में जो शादी हुई हमारे सामने भारती जी से, भारती शर्मा थी जो बाद में भारती जोशी बनी, हम सब ने मिलकर हिंदी का एक अखबार निकाला था बच्चों के लिए। और जाहिर है कि उस अखबार का जो रिलीज किया गया वो अखबार, वो जलसा हुआ भोपाल में। भोपाल हम लोग गए, रविंद्रालय में उसका जलसा हुआ, हम लोग मिसेज नंदू मेहता के मेहमान थे। उस जलसे में जो डांस का कल्चरल प्रोग्राम हुआ, उसमें जया भादुरी भी थी, इनके पिता वहाँ उस जमाने में स्टेट्समैन के गालबन करेस्पॉन्डेंट थे। तो वहाँ एक तरीके से ये रिश्ता जो बना हिंदी और उर्दू का, ये एक अजीब, जिस तरह की दूरियां मैंने देखा कि नॉर्थ इंडिया के दूसरे सूबों में पैदा हो गई थी, वो दूरी वहां आपको नजर नहीं आती थी। और मैंने तो जाहिर है कि उसी के साथ ही, मेरे तो दोस्तों में ज्यादातर हिंदी के लोग थे वहां। तो ये मैंने वक्त वहां गुजारा, और इस तरीके से अशोक वाजपेयी जी को शुरू में कहा यह गया जैसा कि वो एक कलावादी कवि हैं। ये लफ्ज मेरी समझ में इतनी जिंदगी का इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद पूरी तरीके से समझ में नहीं आ सका, इसलिए कि अव्वल तो जो ये एक कला को जब हाथ में लिया है, एक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कलावादी तो होंगे ही। लेकिन दूसरी बात जो ये समझी जाती है, इससे ये माने लिए जाते हैं आर्ट्स फॉर आर्ट्स से, कलावादिता से, कि साहब उसमें गोया कि वो जिंदगी से दूर हो जाता है या दिमाग का काम उसमें कम हो जाता है। ये मेरी समझ में कभी ये बात नहीं आती। मेरे ख्याल में दिमाग का कुछ न कुछ हिस्सा लगाए बगैर, खर्च किए बगैर कोई कला वजूद में नहीं आती।
एलियट ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि कुछ न कहने के तरीके कभी दिलचस्प नहीं होते। अगर आपके पास कहने के लिए कोई बात न हो तो कभी आपकी बात बहुत दिलचस्प नहीं होती, कभी आपकी बात जो होता है दूसरे के लिए कोई माने उसके नहीं बन पाते। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि अशोक जी की शुरू की कविताएं, एक उनकी कविताओं की जो पूरी एक जिस तरह उत्थान हुआ है, एवोल्यूशन जिस तरीके से उनका हुआ है, जिस तरह वो आगे बढ़े हैं, उनकी मैंने शुरू की कुछ कविताएं पढ़ी, लेटेस्ट अभी जो उनका कलेक्शन आया कम से कम, उसकी कविताएं देखी तो मैंने ये देखा उन लोगों में है जिनके यहाँ एक मुसलसल आपको लगता है एक तरीके से कुछ न कुछ वक्त के साथ साथ कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है, कुछ न कुछ बदलता जा रहा है, कुछ न कुछ नई बातें शामिल होती चली जा रही हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट तो शुरू में ये कहा गया कि साहब उनकी कविताओं में एब्स्ट्रैक्शन बहुत है और आधुनिकतावाद के जितने कहना चाहिए प्रचारक हैं वो सब के उन सब के यहाँ एक तरीके से जिंदगी की ठोस सच्चाइयों के बजाय एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैं एब्स्ट्रैक्शन को और ठोस चीजों को एक दूसरे से का न तो ये समझता हूं कि उनमें किसी तरह का टकराव होता है, न मेरी समझ में ये बात आती है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज जो होती है वो ठोस नहीं होती। कोएस्लर ने तो ये कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज का कोई वजूद ही नहीं, एक धब्बा भी अगर दीवार पर आपको दिखाई देता है वो भी एक तरीके से उसकी कॉन्क्रीट हैसियत हो जाती है। तो उस जमाने का जो मेरा जो पूरा कयाम रहा इंदौर का, उस वक्त जाहिर है कि जिन दोस्तों से मुलाकात हुई उसमें इत्तेफाक की बात यह है कि मैं हिंदी के लोग ज्यादा थे, इसलिए उर्दू के लोगों में वहां सिर्फ अमीर हनफी थे। वहां की आकाशवाणी में भी उस जमाने में जो लोग भी रहे, मैंने वहीं पहले परवीन सुल्ताना को देखा, मैंने वहीं पर उस्ताद आबिद खान की सारंगी वहां सुनी, वहां मौजूद थे वो। इसके अलावा ये कि जो वहां जो म्यूजिक के प्रोड्यूसर उस जमाने में शायद भाई लाल बारोट थे, और ये लोग, तो मैंने खुद जो ड्रामे लिखे उसमें इन लोगों का एक तरीके से बड़ा हिस्सा रहा। तो हिंदी के लोगों का आना जाना वहां बराबर रहता था और उनसे मिलना जुलना भी बड़ी हद तक होता रहा। अशोक जी का मामला ये रहा कि अशोक जी की इतनी, उनके व्यक्तित्व की इतनी, उर्दू में कहा जाता है जिहतें इतनी हैं, इतनी दिशाएं हैं उसमें, एक कवि के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर, एक कॉलम लिखने वाले के तौर पर, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक अपने जमाने की समस्याओं से दिलचस्पी रखने वाले, एक कहना चाहिए कि एक नागरिक के तौर पर उनका रोल इतना जबरदस्त रहा है कि उन सब के बारे में अलग अलग बातें हमें करनी चाहिए। लेकिन ये कि एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि अशोक जी की पहचान का कविता के बाद दूसरा बहुत सी, ये तो सारी उनकी पहचानें हैं, ललित कलाओं के मैदान में उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन एक बहुत बड़ा जो उनके लेखन में जो हमें हिस्सा मिलता है वो उनकी आलोचना का है। आलोचना के बारे में भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आलोचना जिसको हम कहते हैं एकेडमिक किस्म की क्रिटिसिज्म, मेरे लिए उसमें आकर्षण हमेशा कम रहा है और मैंने ये देखा कि वो आलोचना मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी रही है जो क्रिएटिव लोगों ने लिखी है, सृजनात्मकता से जिनका ताल्लुक बराह रास्त रहा है, ऐसे लोगों ने जो लिखी है आलोचना जिस तरह की। इसलिए कि अदब को अदब की तरह पढ़े बगैर, साहित्य को साहित्य की तरह पढ़े बगैर हम जाहिर है कि उसके बारे में बातें भी जो करेंगे वो बहुत ज्यादा हमारे लिए, बहुत गहराई के साथ शायद उनको देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अशोक जी के यहाँ ये है कि अशोक जी ने जो आलोचना लिखी है, अभी मैंने उनकी संस्मरणों की किताब छपी है, अगले वक्तों के हैं ये लोग, वो देखी मैंने बहुत पहले, पाव भर जीरे में, और क्या वो पाव भर जीरा और शहर पूरे नगर के लिए भोज का यानी इंतजाम। तो ये जो इस तरह की जो तहरीरें उनके सामने आई हैं, तो उनको देख करके ये ख्याल हुआ मुझे
कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव किस्म की क्रिटिसिज्म उनकी रही है। और आप ये देखिए, एक अंग्रेजी में भी जो क्रिटिसिज्म लिखी गई है और उर्दू और हिंदी में भी, मिसाल के तौर पर मुझे उर्दू और हिंदी में क्रिटिसिज्म लिखने वालों में सबसे बड़ा तो ये साल जो है इत्तेफाक से उर्दू के सबसे बड़े क्रिटिक मोहम्मद हसन अस्करी, जो इलाहाबादी के से अंग्रेजी के एमए थे और वहीं के पढ़े हुए, उनका जाहिर है कि उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, मनाए जा रहे हैं चारों तरफ। वो खुद भी बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे और अफसाना लिखने के बाद उन्होंने आलोचना की तरफ कदम बढ़ाया था। हमारे यहाँ इंतजार हुसैन ने जो आलोचना लिखी है, कुरतुल हैदर ने जो आलोचना लिखी है, इस तरह हिंदी में जो आलोचना अशोक वाजपेयी ने और निर्मल वर्मा ने लिखी है, वो आलोचना मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प होती है उस आलोचना के मुकाबले में जिससे मेरी मालूमात में तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जिससे लुत्फ शायद नहीं ले सकता। एक और इसी तरह हमारे यहाँ के एक, जिनको मैं अक्सर अपने कहना चाहिए कि एक मेंटोर के तौर पर, और मैंने तो हमेशा उनको एक फिलोसोफर और गाइड के तौर पर भी देखा, वो श्यामलाल थे, जो जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनका जो वो द इंडियन सीन और इसी के साथ साथ लाइफ एंड लेटर्स के नाम से एक कॉलम जो लिखा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जो किताबी शक्ल में भी छप चुका है, वो उससे मैंने बहुत कुछ सी बातें सीखी। वो पेशेवर आलोचकों के हम मुझे नहीं दिखाई देती। तो यही सूरत हाल मुझे नजर आती है अशोक वाजपेयी की आलोचना में भी। अशोक वाजपेयी अपनी कविता में जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में बाद में बातें करूंगा आपसे, लेकिन ये कि जो उन्होंने अपनी आलोचना के जरिए जिस तरीके से, वो उनकी कविता ही का एक्सटेंशन है। और मैं तो सोचता हूँ कि जिंदगी के उन्होंने जो भी रास्ते जिस क्षेत्र में भी काम किया, वो बड़ी हद तक उस पर उनकी कविता का असर, उनके कवि होने का असर उस पर बहुत गहरा पड़ा। जिस तरह वो अपनी क्लासिकियत को, अपनी क्लासिसिज्म को और अपनी परंपरा को देखते हैं, ये देखने के इसके लिए भी जाहिर है कि एक खास तरह की एक नजर चाहिए जो उन्हीं के पास है, और वो पेशेवर किस्म का नक्काद उस नजर को नहीं देख सकता। ये एक अजीब जमाना है कि जब अशोक जी ने जब लिखना शुरू किया था, और जब वो जिस जमाने में मुझसे, मेरी उम्र से कुछ बरस बड़ी है, ज्यादा है, लेकिन ये कि वो जमाना भी एक अजीब और गरीब था। सन 60 के आसपास मुझे याद है कि उसी जमाने में गिन्सबर्ग उसी के आसपास के यहाँ आए थे, हाउल उनकी छपी थी, उसके असर से शायद मलय राय चौधरी ने की नज्म जख्म छपी थी, और उसी जमाने में हिंदी वालों से और बंगाली में लिखने वालों से उनका एक खास तरह का रिश्ता कायम हो गया था। बंगाली में तो उस जमाने को कहा जाता है बर्निंग 70s, तो वो पूरा जमाना जो है वो कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक सक्रिय थे उस जमाने के लिखने वाले। और अशोक जी को जो माहौल मिला, जाहिर है कि वो माहौल भी ऐसा था। और अब मैं हैरान होता हूँ कभी कभी ये देख करके कि एक शख्स निराला से ले करके और अपने जमाने तक जिस तरह निराला थे, शमशेर से उन्होंने जिक्र किया है, रघुवीर सहाय का उन्होंने जिक्र किया है, अज्ञेय का उन्होंने जिक्र किया है, तो इन सब लोगों से जिस तरीके से उन्होंने कहना चाहिए कि किसी ने किस तरह का असर लिया या उनकी दोस्ती का असर उन पर पड़ा, तो ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही एक पेचीदा जमाना था। ये जमाना ऐसा था जब आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिविज्म यानी प्रगतिवाद, इसमें एक अजीब व गरीब एक तरह का एक क्लैश था, समझा जाता था कि ये हो रहा है। लेकिन ये कि मैंने इस विषय पर जो काम किया है और अशोक जी की जो तहरीरें मैंने पढ़ी, उनके पूरे रवैये जो मैं देख रहा हूँ, उससे एक नतीजे तक मैं ये पहुंचा हूं कि इनमें दरअसल कोई दूरी नहीं है। और सच्ची बात यह है कि आधुनिकतावाद का कोई भी अर्थ उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसमें प्रगतिवाद के वो अंश न आ गए हों जिनको कहना चाहिए कि जिनका ताल्लुक इंसान दोस्ती से, इनका इंसान को समझने से, हमारे जमाने की दुनिया को समझने से। दुश्वारी ये हुई उस वक्त, गड़बड़ जो हो गया वो ये हुआ कि हमारे यहाँ
प्रगतिवाद का प्रचार करने वाले बहुत से जो लोग रहे, उन्होंने ये सोचा कि ये शायद आधुनिकतावाद का पूरा जो ट्रेंड शुरू हुआ है या पूरी एक तहरीक शुरू हुई है, एक मूवमेंट है, तो ये शायद हमारे प्रगतिवाद के खिलाफ है ये चीज। तो ये ऐसा नहीं था, और ऐसा लोगों ने जब सोचना शुरू किया तो उसमें गड़बड़ ये हुआ कि जो आधुनिकतावाद के जो सही एलिमेंट्स हो सकते थे उनको बहुत से लोगों ने, प्रगतिवाद का प्रचार करने वालों ने ये सोचा, उनको समझने की कोशिश नहीं की। और ये हुआ, हम ये भी भूल गए। कभी कभी मुझे तो ये ख्याल आता है कि खुद कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने लिटरेचर के बारे में उनकी जो धारणाएं थी, उन धारणाओं को, सच्ची बात यह है कि खुद उनको फॉलो करने वालों ने पूरी तरीके से कबूल नहीं किया। कार्ल मार्क्स का खुद वो जिस तरह का लिटरेचर पढ़ता था और जिस तरह का, कहना चाहिए कि जिस तरह की शायरी उन्होंने खुद की है, एंगल्स ने उस जमाने के बाज नॉवेल्स के बारे में जिस तरह की आलोचना की है, उसको अगर आप देखें तो आपको ख्याल होगा कि ये इनकी विचारधारा उस विचारधारा से बहुत अलग थी जो विचारधारा हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने जोश में आकर के कबूल की। एक, कहना जी, इसके ये इसके नाम पर, यानी कहना चाहिए इसके प्रोग्रेसिविज्म के नाम पर। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिविज्म जो रही है वो जाहिर है कि उसमें भी एक तरह की कट्टरता पैदा हो गई और एक तरह की आइडियोलॉजी से इस तरह का कमिटमेंट कि हम उसकी कमजोरियां ना देख पाए। ये जाहिर है कि ये चीजें बहुत कभी कभी नुकसान पहुंचाती हैं। कार्ल मार्क्स ने कवियों के बारे में कहा था कि ये तो ओरिजिनल्स होते हैं, कुछ पैदा करने वाले होते हैं, ये दे आर क्रिएटर्स हैं, ये इनके दे मस्ट बी अलाउड टू गो देयर ओन वे, इनको अपना रास्ता चलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ आधुनिकतावाद का प्रचार करने वालों ने भी ये बात बिल्कुल भुला दी कि यूरोप में आधुनिकतावाद के वो माने बिल्कुल नहीं थे जो हमारे यहाँ लिए जा रहे थे, जिसकी तरफ अशोक जी ने भी अपनी कई तहरीरों में इशारा किया है। और उन्होंने भी ये बताया है कि यूरोपियन आवागार्द जो है वो हमारे यहाँ के आवागार्द से बहुत मुख्तलिफ रहा है। उसमें एक तरह की बरहमी, एक तरह का गुस्सा, इंसान दोस्ती, ये सारी चीजें बहुत खुल करके सामने आई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो आलोचना लिखी जा रही थी हिंदी में और उर्दू में उस जमाने में, उसमें एक अजीब तरह की कट्टरता, एक कहना चाहिए कि एक किसी नई चीज को कबूल स्वीकार न करने की एक जिद, और एक बहुत बड़ी एक अजीबोगरीब बात पैदा हो गई थी। इससे बहुत मेरा ख्याल ये है कि समझने में दिक्कत होती है, यानी आधुनिकतावाद को भी और उस प्रोग्रेसिविज्म को भी, जिसको अशोक जी ने कहना चाहिए कि अपनी तहरीरों के जरिए कबूल किया है, आगे बढ़ाया है। उन्होंने खुद एक यहाँ लिखा है अशोक जी ने, और इस पर जोर भी दिया है बार बार कि वो उनके यहाँ एक तरफ तो समाजवाद है और एक तरफ एक निष्ठावाद है। तो अपने एग्जिस्टेंशियल, एक कहना चाहिए वो जो विचारधारा हो सकती थी, अपनी जो एक पर्सनल प्राइवेट जो विचारधारा हो सकती थी, उसकी हिफाजत करना और उसी के साथ साथ दुनिया से भी अपने आप को करीब रखना, ये चीजें, इनको लेके एक साथ चलना, ये असली बुनियादी यानी जो चीज थी। दुनिया से मोहब्बत के बगैर उन्होंने कहा था कि अदब नहीं लिखा जा सकता। हमारे यहाँ एक उर्दू के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं जिन्होंने गालिब पर एक किताब लिखी है, गालिब आशिफ्ता नवा के नाम से। वो अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए यूरोप गए थे और उनकी मुलाकातें
एजरा पाउंड से और एलियट से भी हुई थी। तो बल्कि एलियट से बात का उन्होंने एक नक्शा भी लिखा है, खींचा है, और उसमें ये लिखा उन्होंने कि जब एलियट से बातें करते हुए वो उसकी टर्मिनोलॉजी के में आने वाले शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे थे तो वो कुछ मुस्कुरा रहा था, और उसको हैरत इस बात पर हो रही थी कि हिंदुस्तान से आने वाला, उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, एक शख्स जो है, और वो अपने यहाँ के लिटरेचर के बारे में या यहाँ के यूरोप के लिटरेचर के बारे में बातें कर रहा है हमारी ही टर्मिनोलॉजी में। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई बातें बहुत दिलचस्प लिखी हैं, जिनमें से एक बात ये भी एक बहुत एक दिलचस्प वाकया है, जो ये है कि पाउंड ने उसी वक्त अपना खाना मंगवाया उन्हीं के सामने, और उसने कहा मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं, खाना खाना चाहता हूँ। खाना खाने से पहले उसने उस खाने का एक हिस्सा अलग रखा। इनकी तरफ देख करके उसने कहा कि ये खाना मैं एक ऐसे लड़के के लिए रख रहा हूँ, एक ऐसे नौजवान के लिए रख रहा हूँ जो शायर है, और जाहिर है कि वो उसका कोई वो खाना यहाँ से ले जाता है मेरे पास से, जो खाना आता है उसका आधा हिस्सा, तो और जाहिर है कि मुस्तकबिल का बड़ा शायर वही होने वाला है। तो उनका ये भी कहना है कि वो बाद में पता ये चला कि साहब उन्होंने लिखा, खुद ये जुमला उनका है था कि कभी पाउंड ने गलत घोड़े पर बोली नहीं लगाई थी, और इस वजह से जब उन्होंने वो खाना तो मुझे ये कुरेद हुई कि देखूं उसका, और बाद में फिर वो एक लंबी कहानी के साथ साथ अशोक जी ने शुरू में आलोचना में का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, उसमें जिन लोगों का धूमिल का और विनोद कुमार शुक्ल का और जिन लोगों के बारे में उस जमाने में उन्होंने लिखा, तो खुद उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग थे जो बाद में जाकर के इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया, और जाहिर है कि ये वो लोग थे जो उस वक्त लिखना शुरू कर रहे थे। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अशोक वाजपेयी ने आलोचना हो या कविता हो, दोनों एक दूसरे में इतने गुथे हुए हैं इस तरीके से, और दोनों के कहना चाहिए कि रास्ते एक दूसरे से टकराते कहीं नहीं है। और इसी तरीके से और जो मैंने उनका एक बातचीत उनकी सुनी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, रामचरितमानस पर वो थे, हरीश त्रिवेदी थे, और एक बाहर से कोई एक स्कॉलर थे, वो उसमें शरीक हुए थे। तो उसको सुनने के बाद मुझे यह ख्याल है कि ये आदमी चाहे अपने महाकाव्यों का जिक्र कर रहा हो, यानी रामचरितमानस और इसकी गुफ्तगू हो रही हो, या कहना चाहिए कि अपने जमाने के अदब की बातें कर रहा हो, इस आदमी के यहाँ जो पूरा जो सोचने का तरीका है उसमें कहीं किसी तरह का टकराव नहीं पैदा होता। इसी तरीके से माजी यानी पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी जब वो गुफ्तगू करते हैं तो इस तरह नहीं कि ये चीजें कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गई हैं। उसका सबब यह है कि जहाँ जो कुछ भी वो लिख रहे हों वहाँ वो जाहिर है कि उनकी भाषा, उनका मुहावरा, उस तरह की और जो बातें वो कहते हैं उन सब पर कहीं ना कहीं से उनकी कविता की परछाई पड़ती रहती थी। विजय कुमार ने अपनी किताबों के नाम जो रखे हैं, जो मुझे बहुत पसंदीदा किताबें हैं, खिड़की के पास कवि, कविता के आसपास, या ये अंधेरे समय में विचार, जो उनके पोस्ट मॉडर्न लिखने वालों पर उनकी किताब। तो मैं ये सोच रहा था कि ये खिड़की के पास बैठे बगैर तो कवि तो अपनी कविता लिख ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर आपकी खिड़की दुनिया की तरफ नहीं खुली छोड़ी है। मीर साहब के बारे में, उर्दू के 18वीं सदी के बड़े वरिष्ठ सबसे बड़े कवि, उनके बारे में कहा जाता है कि जिस कमरे में वो रहते थे वहां एक दिन एक साहब गए, गर्मी थी, और उन्होंने देखा कि खिड़की है लेकिन बंद है। तो मीर साहब से उन्होंने कहा कि आप ये खिड़की आपके यहाँ है, आपने इसको ही बंद कर रखा है। तो मीर साहब ने गौर से कहा, अरे मैंने तो देखा ही नहीं। और जिस आदमी को अपने अंदर की खिड़की, और कहने का मतलब यह है कि अंदर की दुनिया को देखने से फुर्सत न मिलती हो, वो, लेकिन मसला यही पैदा होता है कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इन दोनों को एक साथ जब तक लेकर के हम न चलें, हम अपनी बात पूरी तरीके से शायद कह ही नहीं सकते। तो चीजों को इस तरीके से देखने की, अपनी निष्ठा की, अपने निजीपन की भी आदमी हिफाजत कर रहा हो, और इसी के साथ साथ वो अपनी दुनिया को भी
उसका जो हम पर अधिकार है उसको भी अदा कर रहा हो, ये चीजें एक साथ जब तक न हो हमारा काम नहीं चलता। और ये वाकया ये है कि इस जमाने में जो अशोक जी ने जो कविताएं लिखी शुरू की, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि उनके यहाँ एक मुसलसल एक डेवलपमेंट, एक ग्रेजुअल, एक एवोल्यूशन मुझे दिखाई देता है उनके यहाँ। और ये वो जमाना भी बहुत अजीब था। उस जमाने में जाहिर है कि उस तरह की कविता इतनी ज्यादा स्पेशलाइज नहीं हुई थी। उस जमाने में मुझे याद है पोएट्री इंडिया के नाम से नसीम ज़कील एक मैगजीन निकालते थे, मैंने मारधेकर की कविताएं सबसे पहले उसी में पढ़ी। बहुत से लोगों की ये ट्रांसलेशंस उसमें मलयालम के, तमिल के और इन भाषाओं के, बंगाली के बहुत से। और उस जमाने में जाहिर है कि जब ये गिन्सबर्ग मैंने शुरू में जिक्र किया था आपसे कि आया था, और उस वक्त जाहिर है कि उस वक्त ये जितने पोएट थे ये उन सब की चीजें शक्ति चट्टोपाध्याय, सुभाष मुखोपाध्याय और ये सब के सब एक पूरा एक लिटरेरी एक ऐसा कल्चर बन गया था कि उसमें एक कभी ये नहीं लगता था कि हमने अलग अलग छोटे छोटे खाने बना लिए हैं। यही वजह है कि जब अशोक जी निराला से अपनी बात जब शुरू करते हैं और अज्ञेय और मुक्तिबोध और से होते हुए फैज और गालिब तक भी वो पहुंचते हैं, और जिस तरीके से वो इन लोगों की बातें करते हैं, शमशेर की बातें, शमशेर भी फैज गालिब के बहुत आशिक थे, तो हमें कभी कभी ये ख्याल आता है कि ये सारी चीजें, ये सारा ये पूरे का पूरा एक ही सिलसिला है, इनमें कोई ऐसा नहीं कहीं कोई अलग ये रास्ते नहीं होते। और इसी तरीके से अशोक जी ने जिस तरीके से पेंटिंग पर, म्यूजिक पर, इन तमाम चीजों को भी अलग करने की कोशिश की, मुझे ख्याल आता है हमेशा हमारे जमाने में ये चीजें शायद एक दूसरे से अलग बहुतों के लिए हो गई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अशोक वाजपेयी के यहाँ जिस तरीके से आपको हुसैन का, कृष्ण खन्ना का, जगदीश स्वामीनाथन का और रजा साहब का, इन लोगों का जिक्र मिलता है, और जिस तरह वो कुमार गंधर्व का, मल्लिकार्जुन मंसूर का और ये इन लोगों का जिक्र करते हैं और भीमसेन जोशी का, तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये पूरी की पूरी एक दुनिया है, और जिससे जाहिर है कि जिसमें वो उन्होंने अपनी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। यहाँ एक इलाहाबाद के हमारे एक उस्ताद थे अंग्रेजी डिपार्टमेंट में, उनके बेटे अरविंद कृष्ण मल्होत्रा जो अंग्रेजी में शेर कहते हैं, उन्होंने निराला के बारे में अपनी किताब में जो इलाहाबाद पर उन्होंने एडिट की है किताब, उसमें ये लिखा है कि वो तुलसीदास के बाद हमारे शायद सबसे बड़े कवि हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला जो चलता है पूरा, सच्ची बात ये अशोक जी ने खुद शुरू में जो कविताएं कहीं हुसैन पर और अकबर अली खां पर, खजुराहो पर जो उनकी कविताएं हैं, यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने जिस रुचि के साथ यहाँ उनका बाहर के लोगों से भी जिस तरह का रिश्ता कायम हो रहा है उस पर तो उससे ये अंदाजा होता है कि ये एक पूरी की पूरी एक 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 दुनिया है, और जिस पर जाहिर है कि एक बहुत ही फैली हुई दुनिया है ये पूरी की पूरी। और इस पर मैं सच्ची बात यह है कि अगर आप गौर करें, मुझे जैसे मैंने इन लोगों की तस्वीरें देखी कभी, या ये कि मैंने जब कविताएं अशोक जी की, तो मुझे ख्याल आया इनकी वक्तव्य सुने मैंने इन के बारे में, या ये कि इनकी जो संस्मरण जो इनका लिखा है इन लोगों अशोक जी ने, तो मुझे ये ख्याल है कि ये वाकई एक ही दुनिया में रहने वाला एक शख्स जो है, और किस तरीके से कितनी एक कहना चाहिए कि एक भरी पूरी जिंदगी उसने गुजारी है। तो ये एक बहुत एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही हमारे जमाने की एक बहुत ऐसा व्यक्तित्व हमारे कवियों में, जिसकी मिसालें हमें बहुत कम मिलती हैं। मेरी बातें थोड़ी सी भाषा के उससे भी मेरे ख्याल में आज थोड़ी सी अटपटी होती चली जा रही थी, और मैं चाहता ये हूँ कि खत्म करूँ अशोक जी की कविता का जो ये
आया है कम से कम। ये किताब जो आई है इसकी कुछ चीज़ों पर, मसलन इसमें एक अजीब बात यह है कि इसकी कविताओं में, इनकी शुरू की कविताओं में जिस तरह का रोमांटिसिज्म मिलता है, इसमें लगता है कि सपने टूट रहे हैं, और इसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि एक आदमी जो उस वक्त प्यार और मोहब्बत और उसकी, अब एक ऐसी दुनिया की बातें कर रहा है जिसमें उसके बजाय एक किस्म की घुटन बहुत है, अंधेरा बहुत है, जिसमें एक अजीब अजीब कहना चाहिए कि चीजें, अच्छी चीजें कम होती चली जा रही हैं। तो ये पूरा एक जो पूरा संदर्भ जो है इनमें बदल गया है अशोक जी की कविताओं का। मिसाल के तौर पर जहाँ एक जगह वो कहते हैं, झूठे वादे, झूठे वायदों और नृशंस हत्याओं से नई जन रुचि बन रही है। असहमति पर खौफिया के हमलावर होते हैं कई चिकने चुपड़े भेड़िए। अंधेरे में धोखे से छुरा भूखना नई बहादुरी है। खत्म करते हैं इस सत्ता को। तूफान के बाद कई पेड़ उखड़े और कई पक्षी मरे पाए जाएंगे। इनका प्रमाण भले न बचे, सच्चाई फिर भी वही होगी, यही होगी कि इन्होंने हरे बने रहने और शोरगुल में भी गाने की कोशिश की थी। और इसमें थोड़ी सी हमको ध्वनि सुनाई देती है ब्रेख के अंधेरे समय में, अंधेरे के बारे में गीत बहरहाल लिखे जाने का सिलसिला जारी रहे। इस कविता को और इसकी कई कविताओं को देखने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि इसमें भी अशोक जी ने अपनी जो बात की कई कविताएं हैं लगातार, उनमें उम्मीद का बहुत जिक्र है। यानी उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी। और ऐसा लगता है कि एक कविता में तो ऐसा मालूम होता है जैसे वेटिंग फॉर गोडो का सेटअप जो है बना दिया गया है, और आप देख रहे हैं और बैठे हुए कि जहाँ कुछ नहीं है, एक तरह के सन्नाटे का, अंधेरे का, वीरानी का, मायूसी का एहसास होता है, लेकिन इसी के साथ साथ उम्मीद का दामन फिर भी हमने थाम रखा है। तो ये एक लंबा सफर है, एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक बहुत ही पेचीदा यात्रा है, और जाहिर है कि उसके सारे पहलुओं पर थोड़े से समय में वक्त डालना बहुत मुश्किल था। मैं आपसे अब आज्ञा रहता हूँ, और बहरहाल मैं अशोक जी को उनके 80वें साल है के शुरू होने की पर शुभकामनाएं, मेरी मुबारकबाद, और इसी के साथ साथ ये दुआ कि अभी जाहिर है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और हम उनका और इसी तरीके से 90वां और इससे आगे के वर्ष भी मनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। अशोक वाजपेयी जी के लगभग 50 साल लंबे उनकी रचनात्मक यात्रा, उनकी लेखकी यात्रा और उनके हस्तक्षेप, अपने समय में जरूरी हस्तक्षेप को इतने बेहतर तरीके से आपने कहा है, वो निश्चित तौर पर हमारे समय में एक जरूरी बात की तरह हमारे साथियों के बीच में दर्ज हुआ है, लोगों ने सुना है। और मुक्तिपथ आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने मुक्तिपथ के अनुरोध को स्वीकार किया सर, और आप हमारे समय में मौजूद उन चुनिंदा लोगों में से हैं, फिराक साहब के शब्दों में कहूँ तो, जिनसे हमको रश्क होता है कि आपने फिराक साहब को देखा था, आप उनके साथ रहे हैं। तो आपने मुक्तिपथ का अनुरोध स्वीकार किया और अशोक जी के शख्सियत पर, अशोक जी के कामकाज पर, उनके साहित्यिक, उनके रचनात्मक लेखन पर इतनी सारी बात कही है। हम आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम का अगला हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है, उसके लिए हम लोग आज हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और आलोचक श्री विजय कुमार जी को सुनेंगे। श्री विजय कुमार जी
अशोक वाजपेयी की उपस्थिति के मायने, इस विषय पर अपनी बात कहेंगे। आप सब जानते हैं कि श्री विजय कुमार जी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि आलोचक हैं। उन्होंने उनके कविता संकलन बहुत कई कविता संकलन हैं, जिनमें प्रमुख है अदृश्य हो जाएंगी, सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल में, रात पाली जैसे कविता संकलन है। और विजय कुमार जी हिंदी के उन महत्वपूर्ण और थोड़े से लेखकों में है जिनका कविकर्म जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण, या कई अर्थों में कहूँ कि यह भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि बतौर कवि वो अधिक महत्व रखते हैं या बतौर आलोचक। कहने का अर्थ यह है कि उनका आलोचनात्मक लेखन और उनका वैचारिक लेखन भी उतना ही प्रबल है। उन्होंने आलोचना में साठोत्तरी हिंदी कविता की परिवर्तित दिशाएं और कविता की संगत, जिसके लिए उन्हें देवी शंकर अवस्थी आलोचना का जो सम्मान है वो दिया गया था, और कविता के पते ठिकाने जैसी आलोचनात्मक किताब लिखी है। इसके अलावा वैचारिक लेखन में युद्धोत्तर यूरोपीय विचारकों पर, जिसमें अनेक विचारकों के लेखन पर उन्होंने काम किया है और किताब लिखी है, वो अंधेरे समय में विचार शीर्षक से और खिड़की के पास कवि, दो उनकी किताबें हैं जो उनके वैचारिक लेखन के बारे में। उनकी कविताएं अंग्रेजी में और भारतीय भाषाओं की अनेक भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, लोकप्रिय हुई है, और उन्होंने एक नए तरह के मॉडल का प्रस्ताव कविता में किया है। बतौर संपादक पहल पत्रिका के अनेक विशेषांकों का, जिनमें से पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल शायर अफजल अहमद और समकालीन अफ्रीकी साहित्य और वाल्टर बेंजामिन और एडवर्ड सईद पर केंद्रित पहल ने जो अंक निकाले, उन अंकों का संपादन और संयोजन विजय कुमार जी ने किया। इसके अलावा उद्भावना पत्रिका ने एक विशेषांक निकाला था जो बहुत ही मशहूर हुआ, जो बहुत ही चर्चित हुआ और एक मील के पत्थर की तरह उस जो अब किताब के रूप में आ गया है उसको देखना चाहिए, सदी के अंत में कविता, उसका भी संपादन श्री विजय कुमार जी ने किया था। साथियों, विजय कुमार जी सर देश और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों के बीच में और उन परिवर्तनों पर जो कविता है उस पर बहुत ही गहन गंभीर विचार करते हैं अपनी आलोचना में, और कविता को इस कविता विरोधी होते जाते समय में कविता के को एक नैतिक हस्तक्षेप की तरह मानते हैं और उन तमाम जगहों की तलाश करते हैं, उनकी परख करते हैं जहां कविता अभी बची हुई है या कविता संभव है या कविता ने अपनी सभी तरह की सकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं। वे कविता की ज़रूरत पर जोर देते हैं, और जब वे कविता के विश्व साहित्य के कवियों पर बातचीत करते हैं या विचारकों पर बातचीत करते हैं अपनी अनेक किताबों में, विचारकी में, तो उन सब के बहाने वो असल में सृजन कर्म के बुनियादी चिंताओं पर, मनुष्यगत चिंताओं पर बातचीत करते हैं। इस तरह के बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील आलोचक और कवि श्री विजय कुमार जी हमारी इस श्रृंखला उपस्थिति अशोक वाजपेयी में अपना व्याख्यान देंगे, वो अशोक वाजपेयी की उपस्थिति के मायने शीर्षक से। तो मैं उनके प्रति मुक्तिपथ की तरफ से और इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए अपने सभी साथियों के माध्यम की ओर से बहुत ही विनम्र अनुरोध करता हूं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, सम्मान व्यक्त करते हुए विनम्रता पूर्वक उनसे उनके व्याख्यान के लिए अनुरोध करता हूं। श्री विजय कुमार जी। धन्यवाद विशाल जी। अशोक वाजपेयी जी को 6 दशकों की उनकी अनवरत सृजन यात्रा और आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे सदा स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। मैं मुक्तिपथ के आयोजकों के प्रति भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वाजपेयी जी के बारे में कुछ बातें रखने का अवसर दिया है। पिछले 6 दशकों के साहित्यिक परिदृश्य में अशोक जी की ये उपस्थिति जो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से बनी है,
जिसमें उनकी सृजनात्मकता का इलाका यानी कवि, आलोचक, अनुवादक और नियमित स्तंभ लेखक, संस्कृति कर्मी, संपादक, कला रक्षक, बहुलतावाद के पैरोकार, अंतर अनुशासन रुचियों से जुड़ी उनकी सक्रियता, आयोजन धर्मिता, संस्था निर्माण, अदम्य कला रसिक होने के उनके प्रमाण और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी की भूमिकाओं ने उन्हें बहुचर्चित बनाया है और कई बार विवादास्पद भी। बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका, खुली प्रशंसाएं उनके हिस्से में आई हैं और निंदक नियरे राखिए वाली राह पर भी वे खूब चले हैं। ऐसी प्रतिभा के बारे में कुछ कहते हुए वो सुपरिचित असमंजस घेर लेता है कि क्या कहें, क्या कहें, कितनी तरह से ये बात है। पर बात तो कहनी होगी और अपनी बात कहने के लिए मुझे एक परिप्रेक्ष्य भी चुनना होगा। मुझे 40 वर्ष हुए उनकी उपस्थिति को देखते, उन्हें पढ़ते गुनते। व्यक्तिगत रूप से ये कहना जरूरी लगता है कि इन 40 वर्षों में न मैं कभी उनके इतना निकट गया, गोया उनकी ताकत और संसाधनों से अपने हिस्से कोई निजी लाभ उठाने की आकांक्षा भीतर पालता, और न उनसे इतना दूर रहा कि उनकी उपस्थिति को लेकर मेरे भीतर कोई गैर जरूरी खिन्नता, ठंडापन, चिढ़, कड़वाहट या कुड़न की कोई वजह बनती। महत्वपूर्ण यह है कि आत्यंतिक निकटता और निपट अपरिचय से अलग ये कोई जगह जहां आप किसी से ऑब्सेस्ड नहीं हैं और एक गतिशील व्यक्तित्व की रचनात्मक ऊर्जा को स्वीकार करते हैं, उससे तदाकार होने के आनंद को जानते हैं, जानना चाहते हैं। एक रचयिता और सहृदय के बीच का ये पुल जो निर्वैयक्तिक सा हो, जिस पर पावर रिलेशंस की छाया ना पड़ती हो। और मैं इसी संदर्भ में अशोक वाजपेयी की उपस्थिति के मायने, विशेषकर उनके कवि की उपस्थिति के अर्थ को यहाँ रखना चाहूँगा। कई पीढ़ियों का साथ उन्हें मिला। नई कविता का उत्तरार्ध, 60 का दशक, मोहभंग की राजनीति, व्यवस्था विरोध की अराजक कविता, अति वामपंथी कविता, इमरजेंसी का समय, 80 का दशक, 90 का दशक, ग्लोबल समय, नई सदी और अब नवांकुरों का साथ। भीड़ तंत्र, सूचना प्रचार, सूचना संचार, उपभोग, विस्मृति, हिंसा, हड़बड़ी और गति के उपद्रवों का एक समय। इन सब की एक दूसरे में उलझी हुई स्थितियां और इन सब से होकर गुजरती कविता की दशा और दिशा, उनके सरोकार और उनकी बहसों का निरंतर बदलता हुआ रूप कुछ मूल आशयों की ओर लौटता हुआ। गौरतलब है कि जिस वर्तमान दौर में आज हम सब रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं, वहां अपने सृजन धर्मी होने, अपनी चिंताओं और अपने सवालों और अपनी विकलताओं का कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ये एक अजीब तरह का समय है। बाजार में अब सबसे ज्यादा साबुन और सैनिटाइजर बिक रहे हैं। उस मरती हुई आत्मा को बचाने का सैनिटाइजर कहाँ से पाया जाए जिस आत्मा के दैनंदिन मरण का कोई साक्ष्य नहीं है। हिंसा, घृणा, वैमनस्य, हत्याओं, प्रायोजित झूठ, सर्वव्यापी पाखंड, संकीर्णताओं, अहंकार, आत्मतुष्टियों, लानतों, तोहमतों, दुराग्रहों, सांप्रदायिक भेदभाव, मॉब लिंचिंग, उपभोग, विस्मृति और मूल्यहीनता का यह भयानक दौर, जब तरह तरह की घेराबंदियां चारों तरफ है। और इन सब के बीच एक कवि का स्पेस कैसा हो, उसकी उपस्थिति, उसके होने का कुल जमा अर्थ, उसके जीने का उपक्रम, उसकी पक्षधरता, उसके रचने की कोई जिद, सत्ता और ताकत के सम्मुख रचा गया उसका अपना प्रति संसार या काउंटर वर्ल्ड, और इस रचने में उसका अपना विवेक, कौशल, सातत्य, राग, रोमान, ऊर्जा, ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है, प्रासंगिक है। अशोक वाजपेयी की छोटी छोटी 28 कविताओं का एक पतला सा 70 पृष्ठों का नवीनतम संग्रह, जिसका शीर्षक है कम से कम, अभी 2 वर्ष पहले आया है, उसे साहित्यिक परिदृश्य की एक परिघटना की तरह से लिया जाना चाहिए। उसी तरह से जैसे रघुवीर सहाय की परवर्ती कविताएं हमारे सामने आई थी। न्यूनतम उम्मीदों का ये समय, जिसमें स्थितियों के अंतर जगत आज कविता की सूक्तियों की उस रूढ़ बन चुकी पुरानी स्मार्टनेस को खारिज कर दे रहे हैं। भाषा के तैयार शुदा रूपों पर यहाँ एक संदेह है, सवाल है। कविता की भाषा को वहां तक ले आया गया है जहां काव्य और काव्येतर के फर्क मिट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक कविता है, क्योंकि कवि की वेदना का ये निविड़ संसार अब पहले से ज्यादा
अनपेक्षित इलाकों तक फैल गया है। अशोक जी लिखते हैं, हमारी आवाज अब हमारी आवाज तक नहीं रही, हमसे हमारी जिंदगी ही नहीं बेगुनाह आवाज भी छीन ली गई है। यहाँ तक आते आते समकालीन समय में रघुवीर सहाय की तरह अशोक वाजपेयी ने भी अपने खड़े रहने के लिए उस जमीन को खोजा है जहां से कलाकार एक आधुनिक प्रबंध तंत्र की शक्ल को बहुत संदेह के साथ देख सकते हैं। ये प्रबंध तंत्र जो चीजों का सूक्ष्म वर्गीकरण करते हुए आखिरकार उनको उनकी किसी भी स्वायत्तता को नष्ट कर देना चाहता है, सभी चीजों पर अपनी एक सर्वसमावेशी व्यवस्था को लाद देना चाहता है, उसको नियंत्रण कर लेना चाहता है। कविता में ये डिवाइस कि एक कलाकार जब अपने संवादों और एकालापों को एकत्रित करने या उन्हें क्रम देने की इच्छा से भी बाहर चला आया है, उसका ये बिखराव बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अलग तरह का प्रतिरोध है। वो बाहर के संसार को, उसकी नियंत्रणकारी शक्तियों को, दमनकारी सत्ता तंत्र की अमूर्त शक्लों को उसके हजार हजार रूपों में जानना चाहता है। सर्वसत्तावाद का नेटवर्क आज कहाँ तक फैल चुका है। रचना में उभरते किसी रचनाकार के ये संवाद, उसका एकालाप, उसकी मनस्थितियां, उसके वक्तव्य, दृश्य खंडों में झांकता उसका संसार, उसकी कामनाएं, अशोक वाजपेयी की ये कविताएं चीत्कारों और प्रार्थनाओं के बीच किसी जगह ठिठके हुए एक मुजस्सम वक्त को रचती हैं। स्मृति संदर्भ और वहां कई बार दिखता है घना अंधकार, नैराश्य, अवसन्न विफलता बोध और उसी के बीच से औचक झलक जाने वाली कोई प्रकाश रेखा। गौरतलब है कि इस दृश्य में कवि क्या चुन रहा है, क्या छोड़ रहा है, उसकी चयन धर्मिता महत्वपूर्ण है, उसकी मानसिक संरचना महत्वपूर्ण है, उसकी निरंतरता मायने रखती है, उसका राग और ऐश्वर्य, उष्मा और हरारत का ये संसार मानी खेज है, उसके संशय और प्रश्नांकन, उसकी उम्मीद और लगाव महत्वपूर्ण है, उसकी उभय धर्मिता के ये सब तनाव, उसकी अपर्याप्तता का ये बोध संवाद की किसी नई भूमिका और उसकी मुश्किलों को दरपेश कर रहा है। सैमुअल बेकेट जैसे रचनाकार ने शायद एक जटिल होते संसार में मानवीय उपस्थिति को लेकर इन्हीं अर्थों में लेखन कर्म के बारे में कहा था कि चारों ओर की चमकदार दुनिया में आई एम कमिटेड टू फेल्योर्स। अशोक वाजपेयी की कविता में अवसाद, उल्लास, रोमांच, रहस्य, आस्था, कुछ वक्तव्य, कुछ खामोशियां, छोटी छोटी नामालूम सी चीजों का दिखता हुआ ये ग्राफ मुझे आकर्षित करता है। ग्रासरूट के मनुष्य का संसार जो पड़ोस में होती हुई हत्याओं, नृशंसताओं, आपाधापी और उपद्रवों के बाद अभी बचा हुआ है, उसके वहां होने और इस वजूद का कोई अर्थ कविता में क्या मायने रखता है। उसके संदेह, उसकी स्मृति, उसके स्वप्न, उसका राग वैभव, उसकी धड़कनें, उसकी दैनंदिनी, एक निरंतर जटिल और मुश्किल होती जाती दुनिया में उसके कुछ एकदम नई तरह के संकटों और आपदाओं में घिरे रहने, उसके अभी भी बचे रहने की ये तमाम गवाहियां, तरह तरह की कट्टरताओं, घिरावों, एक आयामी आरोपित किए गए सचों और क्रूर शक्ति संरचनाओं के बीच उसके खड़े रहने की अपनी कोई जगह, जहां कोई उम्मीद एक खत्म होती दुनिया को बचाने की चाहत से जुड़ी हो, उसकी कोई आवाज जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज जब अन्याय की कोई एक शक्ल नहीं रह गई है, सारे सरलीकरण और सामान्यीकरण एक भयावह भीड़ तंत्र, एक संवेदन शून्य मोबोक्रेसी को रच रहे हैं, मनुष्य जब केवल आंकड़ों और संख्याओं में तब्दील हो रहे हैं, तब सत्ता तंत्र द्वारा पोषित, सूचना तंत्र द्वारा तरह तरह के आरोपित सचों, भ्रमों और दुराग्रहों को रचा जा रहा है। एक शोरगुल से भरी दुनिया में अर्थहीन खोखले क्लीशे चारों तरफ जब रचे जा रहे हैं, जब भाषा प्रतिदिन और ज्यादा निरर्थक होती जाती हो, तब एक लेखक की भूमिका क्या होगी। यदि उसके वजूद की बुनियादी जमीन उसकी रचनाशीलता है, तो इस ताकत और संकीर्णता और सर्वसत्तावाद के सामने उसका अपना स्पेस किस तरह से बन रहा है, इसे देखना होगा। ये वो कठिन दौर है जब भयावह बुराई के सच को भी मनुष्य के जीवन में अति सामान्य सच की तरह से बना दिया जा रहा है। मनुष्य के भीतर इसके किसी भी आघात को और उससे होने वाली पीड़ा और छटपटाहट को कम से कम कर दिया जा रहा है। संज्ञा शून्यता की यह स्थिति, जहां वो हर विकृति को अपनी चेतना में सोख लेता है, जहां वो सब उसके नित्य जीवन की सामान्य घटना बनती जाती है। उत्पीड़न के प्रति पैसिविटी का ये दौर, जिसकी नई व्याख्याएं आज बन रही हैं। सर्वसत्तावाद आज मनुष्य के अंतर जगत को जिस तरह से नष्ट कर दे रहा है,
वहां मनुष्य का औरों से नहीं, खुद अपने आप से कोई संवाद नहीं रहने दिया जा रहा है। पिछले एक दौर में हिटलर के सर्वसत्तावादी समय में उस विलक्षण जर्मन लेखिका हन्ना अरेंट ने कहा था कि मनुष्य के भीतर की अंतर्निहित सर्जना और उसकी कल्पना शक्ति के इस स्पेस में ही उसके नैतिक और मानवीय आयाम प्रकट होते हैं, और सर्वसत्तावाद इसी संसार को, इसी आंतरिक संसार को नष्ट कर देना चाहता है, उसे कुचल के रख देना चाहता है। फांसीवाद की दमनकारी प्रवृत्तियों का गहरा विश्लेषण करते हुए हन्ना अरेंट ने यह प्रसिद्ध मुहावरा गढ़ा था, बेनालिटी ऑफ इविल, अर्थात बुराई की सर्वसाधारणता। वो समय जब बुराई के अति सामान्य कर्म से जुड़ाव को, जब मनुष्य के मानसिक जगत में इस हद तक कंडीशनिंग कर दी जा रही है कि उसका आत्म विवेक समाप्त हो जा रहा है। ये सर्वसाधारण की नियोजित ढंग से की गई एक व्यवस्थित प्रोग्रामिंग है कि उसे बुराई बुराई की तरह लगनी बंद हो जाए और तरह तरह की छद्म चेतनाओं, अन्यायों और उत्पीड़नों को एक सामान्य स्वीकृति मिलती जाती है। कला इसी समो लेने, इसी एप्रोप्रिएशन के विरुद्ध कई तरह से हम तक आती है। कला में संशयवाद और उम्मीद का चोली दामन का साथ, वही शायद आज एक नए सिरे से कविता का कच्चा माल है। अंतश्चेतना का ये संसार जो सारी निरंकुशताओं के सामने खड़ा हुआ है। कविता में एक हाड़ मांस का मनुष्य, उसका पास पड़ोस, वस्तुएं, पदार्थमयता, उसकी स्थानिकता, ऐन्द्रिकता, दैनंदिन के साथ गुथा गया उसका आत्म जगत, उसकी कुछ नैतिक विकलताएं, उसका भूला हुआ सा कुछ सामान, कुछ स्मृतियां, कुछ आवेग, कुछ दबे हुए क्लेश, कुछ पश्चाताप, इस लय में डूबते उतराते हैं जिसमें विरोधाभासों को समझने की क्षमता अभी बची हुई है, जहां उसके आत्म जगत की कोई पहचान अभी बरकरार है। इस संदर्भ में देखें तो अशोक वाजपेयी की ये कविताएं हमारे समय के एक बड़े नरेटिव को रच रही हैं। उन्हें कलावादी और कला विलासी कहने और उन पर समाज निरपेक्ष होने की वे सारी तोहमतें हास्यास्पद हैं। कुछ को उनकी कविताएं बाहरी तौर पर हमारे खास समय में अपनी कैजुअल एंट्रेंस बनाती हुई प्रतीत होती रही। ऐसे लोगों को लगता रहा कि उनकी कविताएं एक टाइट पैटर्न के बीच स्केची रियलिटी का एक झरोखा भर प्रस्तुत करती हैं। लेकिन यही एक बड़ी बहस भी छिपी हुई है। क्या जातीय जीवन की पहचान और रचनाकार की प्रतिबद्धता उसके सामाजिक बोध या उसकी रचनात्मक प्रतिज्ञाओं के किसी बंधे हुए रूप का कोई रेडीमेड ढांचा हो सकता है? एक पाठक के तौर पर हम किसी कविता में क्यों जाते हैं? क्या केवल कुछ स्थूल ब्यौरे पाने, केवल बहिरंग सच्चाइयों की कोई भड़कीली रिपोर्ट ढूंढने, कुछ स्मार्ट किस्म के जुमलों की अदाकारी का लुत्फ उठाने? कविता किसी विचारधारा विशेष का उपनिवेश हासिल कर रही है इस बात को जानने, या इस सब से अलग, इस सब से आगे, इस सब से परे अनुभव की दुनिया में कहीं एक गहन मानवीय उपस्थिति का संज्ञान पाने? अशोक वाजपेयी ने एक साहसिक रचनात्मक यात्रा की है। वहां तुरंत पॉलिटिकल करेक्ट दिखने के मुहावरों का लोभ या शॉर्टकट नहीं है। उन्होंने कई तरह से इस बात को साबित किया है कि अपने काउंटर वर्ल्ड की वानगी, अपने प्रति संसार की ये जो जमीन है, अपने किसी आत्मिक संसार को रचते हुए ही संभव है। यही कविता की अपने समय की हलचलों की कोई भरोसेमंद गवाही बनती है। रचने का ताप और उसकी सतत बनी रहने वाली विकलता। हम खुशनसीब हैं कि हमारे दौर में यथार्थ के आभ्यंतरीकरण की यह उत्तेजक बहस मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय से लेकर अशोक वाजपेयी तक बहुत सारे आयामों से होकर गुजरी है। रचना में ये जो आधा अधूरा, विखंडित और क्रमहीन होता है, वही शायद अंधेरे समय में सबसे ज्यादा स्पंदित चीजों की तरह से दमकने लगता है। ये शेषांश जीवन के किसी छिपे हुए प्रतिरोध का परिचायक बन जाते हैं। चक्रवात के बीच एक हिलती हुई कंदील का उजाला भी मानीखेज है, बशर्ते आप उसे देख सकें, महसूस कर सकें। अशोक वाजपेयी के नवीनतम कविता संग्रह में उनकी कविता की पंक्ति है, वही आकाश होगा अपनी निरभ्रता में अकेला। कवि का सच कभी एकांगी नहीं होता। वो किसी भी विस्मृति, उपयोगिता परकता के घेराव और तदर्थवाद, एडहॉकिज्म के सामने हजार हजार शक्लों में आता है। आज जब क्षरण और अन्याय का कोई एक रूप, कोई एक इलाका नहीं रह गया है और इन सब के सामने एक कवि की बुनियादी जमीन, यदि उसका अपना जमीर, संकीर्णता, उसकी अपनी नैतिकता, उसकी अपनी स्पंदित दुनिया है, तो ताकत, संकीर्णता और सर्वसत्तावाद के सामने उसका अपना ये स्पेस किस तरह से बन रहा है, इसे देखना होगा। उसकी इनडोमिटेबल स्पिरिट का ये आख्यान
धर्म और संस्कृति की तमाम दुर्व्याख्याओं के सामने मनुष्य की किसी मूलभूत अपराजित चेतना का गायन किन रूपों में करेगा? उसका अपना ये नरेटिव और उसके द्वारा अपने अनुभव जगत की किसी अधिभौतिकता का संवहन, इस सब की व्याख्या होनी चाहिए। हिंसक, आक्रामक और मॉब लिंचिंग वाले समय में संवादोन्मुखता और उदारता के ये रूपाकार जो विस्थापन, निर्वासन, सरलीकरणों और निर्वात के इस दौर में कविता में प्रेम, राग, प्रकृति, पर्यावरण, स्मृति और स्वप्न की भूमिका को रचते हैं। इन अर्थों में अशोक वाजपेयी की यहाँ वस्तुएं अपनी भौतिक सत्ता के एक ऐसे लॉजिक को रचती हैं जो अपरिभाषित रह गया है, रहस्यमय है, चिरंतन है, और यही नहीं, वो सारी आपाधापी के बीच अभी कहीं बचा हुआ है और बहुत साधारण चीजों के माध्यम से रूपायित होता है। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है टोकनी। वे लिखते हैं, दुख रखने की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है, यकायक पता चला कि टोकनी नहीं है। पहले होती थी जिसमें दुख और हरी भरी सब्जियां रखा करते थे, अब नहीं है। दुख रखने की जगह धीरे धीरे कम हो रही है। कविता समाज को बदल चाहे ना सकती हो, बदलने की इच्छा को जीवित रखती है। स्मृति, कचोट, अवसाद, स्वप्न, संवाद और आत्मग्लानियों का ये संसार, इस तरह से भी एक कविता एक पॉलिटिकल रियलिटी में बदल सकती है, क्योंकि इस तरह वो हमारी चेतना में बैठे हुए ब्लाइंड स्पॉट्स को रेखांकित करती है। बंद होते दरवाजों के समय में कहीं कोई दरवाजा ढूंढने की ये विकलता, पार्थिव और अलौकिक, बाहर और भीतर, नैराश्य और उम्मीद, विलाप और किलकारी, खंडित और समग्रता, खंडन और समग्रता, आत्मस्वीकृतियां और आवाहन, वेदना और हर्ष, बेघर और घर, विराग और वत्सलता के ये नए युग जो इसे कलावाद कह के लांछित करते हैं। कभी कहता है कि उन्हें आश्वस्त करने की कोई हिकमत, कोई युक्ति नहीं है मेरे पास, यानी बात बोलेगी हम नहीं। अशोक वाजपेयी की कविता में मौजूद भाव और मनस्थितियों के साथ उभरी प्रत्यक्ष लोकेशन, भौतिक संसार से जुड़ाव का उनका ये खाका कई स्तरों पर बहुत आकर्षक है। उनकी कविता में घर, आंगन, दालान, दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, सहन, ओसारे, आहते, दीवारें, गली मोहल्ले, रास्ते, पुलिया, मिट्टी, वृक्ष, पत्तियां, धूप, हवा, रंग आदि का जिक्र आता है, बार बार आता है। इन पिछले 6 दशकों में अनेक तरह की मनस्थितियों और अनेक तरह के शेड्स के साथ वो आया है। ये सब उनके यहाँ एक समय बन जाता है। हिंदी में फिजिकल एंटिटीज का इतना विशद दृश्यालेख किसी भी दूसरे कवि के यहाँ नहीं है। वजूद का अर्थ और इसके होने का कोई पास पड़ोस, कहना ना होगा कि इस पास पड़ोस या पूरा पड़ोस की बात उन्होंने कविता दर कविता की है। इन अर्थों में वो ये दृश्य प्रपंच, इस फिजियोनॉमी, इस सारे खटराक को चीनने वाले वो हिंदी के एक अत्यंत विशिष्ट कवि हैं, क्योंकि इस पास पड़ोस का अर्थ ही किसी डायलेक्टिक्स को, किसी द्वंद्वात्मकता को, किसी कंट्रास्ट को, किसी सहभागिता को, किसी उभय धर्मिता के महत्व को रेखांकित करना है। अशोक जी की इन कविताओं में एक स्थिति को उसके पड़ोस में किसी दूसरी स्थिति के पास रख दिया जाता है। कल ही वो अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि परस्पर विरोधी चीजों के बीच में जो आवाजाही होती है वो मुझे पसंद है। कोई घटना, कोई दृश्य, क्रिया, कोई सामान यहाँ एकांतिक नहीं है, उसकी अर्थवत्ता किसी साहचर्य से निर्मित हो रही है, एक अन्विति है। इसमें स्थगित क्रियाएं, स्तब्धताएं, इच्छाओं का एक थमा हुआ संसार, वस्तुओं की कुछ खास अवस्थाएं, मनोभावों के कुछ फ्री शॉट, ऐसा साहचर्य हिंदी कविता में किसी दूसरे कवि के स्वभाव में इतनी प्रचुरता से दिखाई नहीं दिया। एक विराट दृश्य फलक पर चीजें जैसे कि अपने मूल स्वभाव और अर्थ के संकेतों को अपने भीतर समेटे हुए अपने खुरदुरेपन में कसमसाती रहती हैं। हम कभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, वो कवि का अभिष्ट भी नहीं है। ये स्थगन, ये छिटकना, ये टंगा रह जाना, ये निष्प्रभता की कोई बुनियादी बात है, और ये सब लगभग एक रहस्य का संसार लगने लगता है। मूल संदर्भ और उन चीजों से इस तरह उन चीजों को इस तरह से दिखाने वाली ये कवि दृष्टि, ये महत्वपूर्ण है। अशोक जी मूलतः विजुअल्स के कवि हैं। उनके यहाँ वस्तुओं की सहवर्तिता, इस पास पड़ोस के नेतार्थ व्यापक हैं। कला अपने होने, अपने वजूद और अपने अस्तित्व की व्याख्या है। वो प्रभाव जो कभी जीवन के अनुभव के किसी आघात के रूप में और कभी कैथार्स के रूप में व्यक्त होता है, वो किसी आदिम संवेग की इच्छा का हाइरोग्लिफिक रूप है, अर्थात दीवार पर उत्कीर्ण
उस प्राचीन मिस्र लिपि में मौजूद आकृतियों में किसी परम सत्य के आभास की तरह, एक विकल जिद, एक आवेग धर्मी ऐषणा जो इंट्यूटिवली इस संसार की परस्पर विरोधी सच्चाइयों को उनकी द्वंद्वात्मकता में जान लेना चाहती है। एक रचना की कौन में जो दिखता है वो नया नहीं होता, बल्कि जो रोज रोज ओठ में चला जाता है, अनदेखा रह जाता है, वही एक आभा के साथ दमकने लगता है। हम उसे एक नए सिरे से पहचानते हैं। रचना इस तरह से हमारी रेडीमेड बन चुकी आदतों का अतिक्रमण करती है। अशोक जी संरक्षक कहे जाते हैं। किसके संरक्षक? कला गतिविधियों के संरक्षक, अकादमी और न्यास और फाउंडेशनों के संरक्षक, आयोजन धर्मिता के संरक्षक नहीं। वे संरक्षक हैं उस तनाव और सर्जना के जो नैतिक विकलताओं और सौंदर्य चेतनाओं के बीच पसरा रहता है। हाँ, वो क्यूरेटर हैं, जीवन राग के क्यूरेटर। कविता में नश्वरता और सातत्य के बीच कुछ बचा लेने वाले संरक्षक। स्वप्न, स्मृति, आकांक्षा, हर्ष, विषाद, राग, कामना, देह और मरण, मानसलता और अधिभौतिकता, विराग और करुणा के पास पड़ोस को रचने वाले, एक आत्म अनुसंधान किस्म के सच को रचने वाले संरक्षक। मुझे अर्जेंटीनी कवि रॉबर्टो हुआरोज का एक कथन बहुत आकर्षित करता है, कंटेनिंग एवरीथिंग विद इन एब्सेंस। कुमार गंधर्व के निधन पर अशोक वाजपेयी की कविता की पंक्तियां हैं, जो नहीं है उसके कई नाम हैं, लोप, अनुपस्थिति, अंत, समापन, मृत्यु, अवसान, पर सभी उसके होने को याद करते हुए। कोई भी नहीं जो उसके ना होने को व्यक्त करे। ना होना भाषा या कविता में संभव ही नहीं है। उपस्थिति और अनुपस्थिति का ये द्वैत, ये युग्म एक दूसरे को परिभाषित करता हुआ अनुभव की किसी मूल द्वंद्वात्मकता को रचता है। अशोक जी की इन कविताओं को पढ़ते हुए कितने ही युग्म हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। व्यतीत और वर्तमान, सातत्य और विखंडन, वर्चस्व और अधीनता, यथार्थ और कल्पना, सत्य और आभास, देह और नश्वरता, मिथक और तार्किकता, विभेद और सामंजस्य, चेतन और अवचेतन, उम्मीद और नैराश्य। कितने ही योग इन कविताओं को पढ़ते हुए बनते दिखाई देते हैं। इन अर्थों में ये कविताएं एक प्रकार की ओपन एंडेड पोएम्स हैं। इनमें पूर्णता का कोई बोध नहीं। कवि जैसे बार बार और कई तरह से कई संदर्भों में बात कहता है कि विफलता के तीखे एहसास के बावजूद उम्मीद का दामन मैंने अभी तक थामे रखा है। अशोक वाजपेयी के इस पतले से नए कविता संग्रह में 21वीं सदी का एक उत्तर यथार्थ है। आसान उम्मीद के खिलाफ दुर्निवार उम्मीदों का एक कठिन समय, सभ्यता का एक मरसिया, एक दुस्वप्न। वे लिखते हैं, उम्मीद का कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी आदतन सही उम्मीद का एक कंथा बनाए। क्या इसे सरल आवाहन मूलक कविता कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें प्रार्थनाएं हैं, खामोशियां हैं, पसरे हुए पथरीले मौन हैं, और उनके बीच दुख की कोई चीख है। अकारण मार दिए गए लोगों के लिए विलाप है, थम गए आंसुओं के संदर्भ हैं, कसमसाहट, कचोट और सिसकियों के दृश्यालेख हैं। लेकिन फिर एक बात और भी है, उनकी कविता की पंक्तियां हैं, ये फिर एक बार घर तामीर करने का वक्त है, जहाँ कुछ बसेरा हो हमारा, और पक्षियों और घास फूल और पेड़ों का, जहाँ दरवाजा हो जो दस्तक देने पर खुल जाए, और जहाँ लगे कि हम आदमी हैं और हमारे पास सपने और सच दोनों हैं। मैं देखता हूँ कि 1959 में अशोक जी का एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, शहर अब भी संभावना है, और उससे लेके 21वीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध तक की उनकी ये यात्रा, इसमें मनोभूमि के कितने सारे रंग उभरते हैं। 6 दशक पहले वो लिख रहे थे, मैं अपनी जेब में एक शाम लिए घूमता हूँ, या वो लिखते थे, लौटेंगे हम तितलियों की तरह नए शब्द लिए, और ये लोग, ये धूप, ये सड़कें, ये दृश्य डूब जाएंगे शाम के एक मध्यम संगीत में, हम लौटेंगे। लेकिन लौटना कहाँ होता है? यात्रा से जो लौटता है, क्या वो वही रह जाता है? होमर के महाकाव्य ओडेसी के नायक ओडिसस के से लेकर हमारी हिंदी भाषा के आधुनिक कविता के लिए लौटना कभी भी वो नहीं रह गया। समय वो नहीं रह जाता। सारी पवित्रता, रहस्य और विस्मय के चोले बदलते जाते हैं। अशोक वाजपेयी की कविता है, कविता खोजती है साहचर्य का बीहड़ शिल्प, मन जीने चाहने पाने की सरलता।
अशोक वाजपेयी एक दूसरी जगह कहते हैं, आज जब साझा मूल्यबोध, पवित्रता और अर्थमयता की साझा अवधारणाएं क्षरित हो चुकी हैं, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि शब्द अब हमारे होने, हमारे और हमारे आसपास से हमसे बृहत्तर कुछ होने की उपस्थिति से दीप्त या ज्योतित नहीं रह गए हैं। हमारे समय का कड़वा सच यही है कि सत्ताएं बर्दाश्त नहीं करती रचना के इस खुले स्पेस को। वे एक संकीर्णता को पोसती हैं, औसत को बढ़ावा देती हैं ताकि एक नियंत्रण किया जा सके। ये एक रचनाकार की कामनाओं का उत्तर यथार्थ है। अब वो लिखता है, उम्मीद नहीं रहती चमकदार हवादार मकानों में, लगदग चमक दमकती हुई दुकानों में, गोलियों की धाएं धाएं से सुनसान में, हर एक की जेब से तुरंत निकल आने वाली पहचानों में, उजालों, जयकारों, फूतकारों में, शब्द की धीमी पड़ती उजास में, शब्द के घिरते अंधकार में, विन्यास की शिथिल पड़ती हुई इबारतों में कहाँ खोजे उम्मीद। दुस्वप्नों, आशंकाओं, अनिश्चितताओं, भय, अंधत्व, खरीद फरोख्त, मन बहलाव, आसानियत, छोटी मोटी चतुराइयों, तदर्थवाद, तुष्टियों के समय में सत्ता और मनुष्य के संबंधों का ये नरेटिव जब रोज नई दीवारें खड़ी की जा रही हैं, रोज चेतना की तालाबंदियां हो रही हैं, झूठ, अत्याचार, हिंसा और खबर भूखी दुनिया में आत्म के क्षरण का ये क्लेश से भरा हुआ वृतांत है। ये युगांत है। प्रार्थनाएं हैं पर कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर की अनुपस्थिति यहाँ महत्वपूर्ण है। भक्त कवियों ने ईश्वर का मानवीकरण किया, उसे एक लीला पुरुष बनाया। एक आधुनिक कवि ईश्वर से कैसे पेश आता है, ये देखना दिलचस्प है। अशोक वाजपेयी की कविता में देवता, प्रार्थना और ईश्वर आवर्ती संज्ञाएं हैं, पर इस खेल में वो केवल पात्र हैं, केंद्रीय तत्व नहीं। दिनचर्या के घटनाक्रमों में कवि के पास उसका कौतूहल और कौतुक अब भी उसके कुछ विश्वसनीय अस्त्रों की तरह बचे हुए हैं। सारी संसारिकता, अवयवों और क्षरण के बीच वो ईश्वर की किसी बहुत साधारणता को उनके पड़ोस में रख देता है। कवि की पंक्तियां हैं, जब तब ईश्वर बिना दस्तक दिए अपना पुराना भारी दरवाजा खोलता है। एक आधुनिक कवि इस दरवाजे को खुलते देखता है और पाता है कि भीतर तो अब कुछ भी नहीं है सिवाय दुश्चिंताओं के कुछ इलाके, कुछ उधेड़बुन और दृष्ट खंडों की कुछ लतरों के। सूक्तियों और आपत वचनों तक फैल गई हैं कुछ मार्मिकताएं, साबुत कुछ नहीं बचा। बची रह गई हैं बस एक अपरिभाषित सी कोई दुनिया, कुछ लहूलुहान सच, कुछ आदिम जिजीविषाएं। ये जो कवि का चीजों को इस तरह कब अपने अभिप्रेत अर्थ दे देता है जो शायद ईश्वर को भी पता नहीं चलता होगा। अशोक किसी स्थापत्य में नींव के कारीगर की तरह हैं। वे एक सूत्र वाक्य को उठाते हैं, फिर उसे सब्सटेंशिएट करते चले जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तमाम तरह के विरोधाभासी सचों को समेटती हुई एक दृश्य आलेख को लिखती है। यही उनकी कविता है। वहां कविता के किसी केंद्र स्थल का दूर दूर तक छिटक कर फैलते जाना है। उसमें ठोस वस्तुएं हैं, अमूर्त मनस्थितियों का आरोपण है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दिलचस्प गुंफन है। जब वे कहते हैं नदियों में जल नहीं सूखता, उसकी पवित्रता सूख रही है, तब उसी के बगल में वो ये भी लिख सकते हैं, शब्द कम हो रहे हैं कविता के लिए, अधिक बच नहीं पाएंगे, शब्दों का कम होना अस्तित्वगत संकट है। कवि जैसे बार बार इस मूल सवाल को उठाता है कि वृतांत की रचना होकर भी क्या रचना में अब कुछ भी इतिवृत्तात्मक रह गया है, कुछ भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। ये समाचार समय में एक कवि का स्पेस है। कविता में जाने के कितने सारे दरवाजे हो सकते हैं। हर सृजनात्मक व्यक्तित्व एक दरवाजा है। स्वयं अशोक जी ने शमशेर अज्ञे और मुक्तिबोध के बहाने कविता के 3 दरवाजों की चर्चा की है। परवर्ती पीढ़ी में एक दरवाजा अशोक वाजपेयी ने भी तो खोला है। वो दरवाजा जहां भाषा को बहुत ज्यादा चार्ज करने में यकीन नहीं है, जहां सायास और सचेत दिखना जरूरी नहीं, जहां सब कुछ को खुला छोड़ देना है, जहां हर चीज पोएटिक नहीं है, असंबद्धताओं के रचाव का एक खुलापन है। और यदि कुछ है तो इस दृश्य संसार में घूमते टहलते एक रचयिता का आत्म जगत है। इस बुनियादी रोमान में बेफिक्री, वल्नरेबिलिटी, वेद्यता, स्मृति, कचोट, असमाप्त निष्कर्ष, अधूरापन, संशय, आत्मग्लानियां, निष्प्रहताएं, इनोसेंस और ऊहापोह की टहल है। आत्मविस्तार का यह स्पेस जो किसी आइडियावाद से चालित नहीं है, खुला, अंतरंग, रहस्यमय, आत्मी और अस्थिर, गहन, मौन गर्भित, उघड़ता हुआ सा कुछ, हिचकिचाते हुए से कुछ कदम,
बेतरतीब धुंधली सी झलकियां और एक मध्यम सुर में उस सब का लगातार इवॉल्व होते जाना। रचयिता इस पगडंडी को छोड़कर किसी दर्शन, किसी एब्सोल्यूट, किसी विचार सत्ता की शरण में नहीं चला जाता। वो छाया को गति देता हुआ कोई मानसल प्रवाह है, सौंदर्य और नैतिक चेतना जहां एक ही सच्चाई के अटूट अंग है। एक लैंडस्केप जिसमें कोई पूर्णता नहीं, फिर भी अपूर्णता का एक हठीला गायन है। प्रसन्न लय और अवसन्न विषाद के संयोग की कुछ युक्तियां, प्रारब्ध और अप्रत्याशित के कुछ उभयधर्मी स्थल, वे जगहें जो खाली हैं और जिसमें अनुपस्थिति खिलती है, कुछ जो चुपचाप है, ओझल है, गतिमान है, निरंतर है। यही कला की अनेकांतता है। अशोक वाजपेयी के हाल के संग्रह के कम से कम की एक कविता की अंतिम पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। तूफान के बाद कई पेड़ उखड़े और कई पक्षी मरे पाए जाएंगे, इसका प्रमाण भले न बचे, सच्चाई फिर भी यही होगी कि उन्होंने हरे बने रहने और शोरगुल में गाने की कोशिश की थी। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैं अशोक जी से एक लंबे जीवन, सक्रिय जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। वे सदा इसी तरह से हम लोगों के बीच अपनी उपस्थिति से हमें प्रेरित करते रहें, हमें रास्ते, नई बातें, नए संदर्भ देते रहें। धन्यवाद। ओह, माफ कीजिएगा, मैं इतनी देर से बात कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान ही इस बात पर नहीं गया कि मेरा माइक म्यूट है। बहुत आभार व्यक्त करता है मुक्तिबोध, मुक्तिपथ श्री विजय कुमार जी के प्रति। सर, आपने जिस तरीके से इतनी देर बात कही है, व्याख्यान दिया है, वह निश्चित तौर पर हम सब के लिए, मुक्तिपथ के को सुनने वाले, मुक्तिपथ के साथियों के लिए वो एक अद्भुत अनुभव है। ये अपने आप में विशिष्ट है कि आपकी कविता का, आपके द्वारा कविता का विश्लेषण सुनते हुए कई तरह के घरों में श्रोताओं की आवाजाही हो रही थी। कब श्रोता विश्व कविता में, कब श्रोता हिंदी कविता में, कब श्रोता कविता के दूसरे परिप्रेक्ष्यों में, और कब श्रोता अशोक जी की कविता के अलग अलग घरों में जा रहा था। यह इतने स्वाभाविक तरीके से हो रहा था कि पता नहीं था, और सब जगहों पर आपके व्याख्यान के माध्यम से आवाजाही हो रही थी। यह निश्चित तौर पर कविता को उसकी मानवीय उपस्थिति के केंद्रीय भावना से देखने के बाद ये संभव हुआ है। और आलोचना
कविता की आलोचना को जीवन की तरह ही व्यापक और गहराई से युक्त जिस तरीके से ये व्याख्यान रहा है, ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए, मुक्तिपथ के लिए, हमारे साथियों के लिए एक विशिष्ट अनुभव है। अशोक जी के जीवन के 80वें साल में वो चल रहे हैं, उनका प्रवेश है उनका, इस मौके पर ये निश्चित तौर पर एक विशिष्ट है। और हम समझते हैं कि मुक्तिपथ ने यह जो श्रृंखला साल भर चलाने की एक श्रृंखला का एक विनम्र निश्चय किया है, उसकी इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती कि प्रोफेसर शमीम हनफी और श्री विजय कुमार जी जैसे बहुत ही संवेदनशील और मानवीय उपस्थिति को केंद्रीय रूप में दर्ज करने वाले आलोचक इस श्रृंखला के वक्तव्यों की शुरुआत करें। मुक्तिपथ प्रोफेसर शमीम हनफी के प्रति, श्री विजय कुमार जी के प्रति बहुत ही विनम्र आभार व्यक्त करता है और उनके वक्तव्यों के साथ साथ ये भी उम्मीद करता है कि आगे जब भी हम सब मुक्तिपथ के साथी, हम सब साहित्य की दुनिया के साथी, आप सब दोनों से, प्रोफेसर शमीम हनफी जी से और श्री विजय कुमार जी से, जब हम उनके समय को चाहेंगे, मांगेंगे, वे इसी तरीके से देते रहेंगे। वे दोनों हमारे अत्यंत आदरणीय हैं। वे दोनों हमारे समय के बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्रतिबद्ध और एक बुद्धिजीवी कार्यकर्ता, एक बुद्धिजीवी अकादमिशियन और कार्यकर्ता अकादमिक की तरह हमारी दुनिया में मौजूद है, जो बहुत सारे खालीपन को पूरा करता है। वे दोनों बहुत जरूरी आलोचक हैं। उनके प्रति बहुत ही विनम्र आभार व्यक्त करते हुए मुक्तिपथ इस मौके पर उनसे बहुत ही आभार व्यक्त करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।